Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start and complete a very important chapter in the Indian economy, that is money, banking and financial system in India. Now इस पर्टिकुलर चैप्टर से अराउंड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं एग्जाम्स में, मे इट बी यूपीएससी, मे इट बी स्टेट पीएससी. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, and also this is a important chapter from the point of view to understand how the economy works. ठीक है. So we will start from the basics, and जो प्रोसेस होने वाला है हमारा इस चैप्टर को करने का, दिस वुड बी थ्रू दी माइंड मैप्स, सो दैट एक बार आप लेक्चर को पढ़ के एंड देन यू कैन रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर थ्रू माइंड मैप्स. काफ़ी एफिशिएंटली ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा. सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, वी विल डील in depth with all the topics, and then ultimately we'll finish the chapter through mind maps. ठीक है. If you want the mind maps, you can go to the telegram channel. मैं अपने telegram channel का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. Now let us start with our first topic, that is about the money system and its fundamentals. So the first thing is the definition of money, कि actually what money is. So money is nothing but it is an object which is generally accepted as a means of payment. मतलब पेमेंट करने के लिए जब भी दो पार्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट विच इन दिस केस इज मनी को एक्सेप्ट कर लेती हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट. दिस इज व्हाट इज मनी. ठीक है. किस फॉर्म में हो सकता है? नोट्स के फॉर्म में हो सकता है, कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. दिस इज व्हाट मनी इज. ठीक है. So money is mostly accepted as a medium of exchange between parties. It is generally accepted as a means of payment. मतलब both the buyer and the seller दोनों जो है वो agree करते हैं. The buyer agrees that I'll sell you my product in return of the money. ठीक है. The seller also the seller also accepts it as a standard of payment. Money is of two type, that is notes and coins. ठीक है. Now money के पहले एक सिस्टम हुआ करता था, दैट वाज नोन एज द बार्टर एक्सचेंज. नाउ व्हाट वाज दिस बार्टर एक्सचेंज? इन दिस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विदाउट एनी मनी मीडिएशन. पहले जब मनी नहीं होता था, देन देयर वाज बार्टर सिस्टम. एंड इस बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था? द कमोडिटीज वेयर एक्सचेंज्ड. ओके. मान लेते हैं दो एग्जांपल्स ए एंड बी है. ठीक है. ए के पास राइस है एंड बी के पास वुड है. ठीक है. Now, A would give some amount of rice in return of some amount of wood from B. Now, इस प्रोसेस में, इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे. तो क्या इश्यूज थे हमारे बार्टर सिस्टम के साथ? सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. हो सकता है ए के पास उस टाइम पे राइस ना हो, लेकिन उसको ज़रूरत हो वुड की. तो यहाँ पे जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ कमोडिटीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब बोथ द पार्टीज शुड हैव देयर कमोडिटीज रेडी ड्यूरिंग द एक्सचेंज. बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था. ठीक है. अब इसकी जगह पे अगर मनी होगी, इफ ए हैज सम मनी विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ही कैन ऑब्वियसली बाय द वुड बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ मनी. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज एन इशू. ऐसा होता था कि हो सकता है ए के पास उस टाइम पे पैसा नहीं, कमोडिटी ना हो टू एक्सचेंज इट इन रिटर्न ऑफ द कमोडिटी दैट ही वांट्स. नेक्स्ट इज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड द वेल्थ. वेल्थ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती थी. नाउ इसका क्या मतलब है? अब वेल्थ का यहां पे मतलब है कि जब भी वेल्थ का यहां पे मतलब है कि राइस तो आप कैरी नहीं कर सकते हो वेल्थ बनाने के लिए, स्टोर नहीं कर सकते हो राइस को, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल आइटम. वुड कैन ऑल्सो नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. वो भी खराब हो सकती है, बारिश के टाइम पे कुछ भी हो सकता है. सो वेल्थ को सेव नहीं किया जा सकता था, उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता था. मनी के साथ क्या होता है? द मनी वी डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट्स, द मनी कैन बी सेव्ड एट आवर होम so that it can help us in the time of contingency. So it was difficult to carry forward the wealth. Next is there is an absence of the standard of an account. Absolutely. अब इसमें क्या होता था?
राइस की क्या वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू बाइंग ऑफ वुड, ये कैसे डिटरमाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। राइस हैज इट्स ओन वैल्यू, वुड हैज इट्स ओन वैल्यू। दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट 10 बाउल्स ऑफ राइस इज इक्वल टू 1 log ऑफ वुड? ठीक है, ये तो नहीं डिटरमाइन कर सकते ना। इसमें दोनों पार्टीज ये ऑब्जेक्ट कर सकती हैं कि हमारे गुड्स की वैल्यू कम लगाई गई है, बट अगर मनी इन्वॉल्व होगा तो ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म है। ओके, अंडरस्टूड। सो दीज आर द इश्यूज विद द बार्टर। कभी आपके मेंस में भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ 3 पॉइंट: डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ओके, नाउ next thing is about the purchasing power of money. So what actually is the purchasing power of money? Now this is the value expressed in goods and service one unit can buy. Okay, this is the value of goods and services that one unit can buy. Now इसमें क्या होता था कि एक अमाउंट है किसी गुड का, मीन्स 1 kg ऑफ राइस है, ठीक है। नाउ दिस कैन बी परचेज फॉर ₹10। अब क्या हुआ, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिटरमाइंड यहाँ पे, ठीक है। यही इसका मतलब है। डोमेस्टिक परचेजिंग पावर, डोमेस्टिक में भी इसकी पावर को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। इंटरनेशनल परचेजिंग पावर भी है। इसका मतलब क्या है, डॉलर्स के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं रुपीस को, तभी तो आज की डेट में $1 की जो वैल्यू है वी कैन डिटरमाइन की 86 से 88 रुपीज है। सो डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर भी यहाँ से डिटरमाइन हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट फंक्शंस डज दिस मनी परफॉर्म्स, ठीक है। मनी हमारा यहाँ पे कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। मीनिंग व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए वी कैन पे दिस मनी एंड वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। नाउ इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। नेक्स्ट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या, सारी कमोडिटीज की जो वैल्यू है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच मेक्स दिस मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स व्हाट, दैट स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मनी टू मेंटेन अ जनरल परचेजिंग पावर, ठीक है। एक जनरल वैल्यू मनी की हमेशा रहती है विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। ओवर द टाइम दिस एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू विच कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट्स। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। नाउ कोई फ्यूचर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, मान लो आपने लोन लिया है बैंक से। सो इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, यू कैन पे दिस मनी, you can pay out this loan through this money. Okay, it is used for the settlement of future monetary obligation. This is what the standard for deferred payment means. Okay, now अब आते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी दैट आर इन सर्कुलेशन। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल मनी। नाउ एक्चुअल मतलब मनी मतलब क्या, एक्चुअल मनी इज अ मनी दैट इज एक्चुअली सर्कुलेटिंग at right now, or the money that is actually circulating in the economy. So दो types of money actually circulate हो रहे हैं। The first one is metallic money, the another one is paper money. Metallic मतलब क्या, gold, silver, etc. ठीक है। This is a full bodied money. A full bodied money मतलब क्या, कि जो फेस वैल्यू होती है इसकी, ये कमोडिटी वैल्यू जितनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई गोल्ड का कॉइन है, तो आपको गोल्ड का कॉइन कितने का मिलेगा, ये कॉइन आपको उतने का ही मिलेगा जितने की वैल्यू ऑफ गोल्ड है। इट मीन्स आज की डेट में इफ गोल्ड इज 1,25,000 per 10 grams, then 10 grams of gold coin you will get in this amount only. Okay, so this is full bodied money in which the face value is equal to the commodity value. On the other hand, what is token money, that the face value is greater than the commodity value. These are the coins that are used. जैसे 5 रुपए का कॉइन है और 20 रुपीज कॉइन है।
नाउ इस 20 रुपीज कॉइन को बनाने के लिए जो कमोडिटी की वैल्यू है इट इज लेस देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपीज, बट कमोडिटी वैल्यू कितनी है, हो सकता है बनाने में 3 रुपए का खर्च आया हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, मेटेलिक मनी। नाउ बात करते हैं अबाउट द पेपर मनी। द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अब व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, अब ये भी जो है वो सर्कुलेशन में यूज होता है एंड इसमें क्या होता है कि 100% गोल्ड रिजर्व्स जो होते हैं, दिस इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल पेपर मनी। नाउ दिस इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड ऑन डिमांड, मेटेलिक रिजर्व्स आर केप्ट। ओके, थर्ड हमारा क्या, फिएट या इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। नाउ व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मनी, इसमें क्या, द मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडीड और गोल्ड बुलियन ऑन डिमांड। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेबल पेपर मनी को कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज देयर इज अ मेटेलिक रिजर्व दैट इज इन बैकअप। जैसे गोल्ड के बिहाफ पे मनी इशू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपके पास पेपर मनी होगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड ऑन डिमांड। सो दिस इज कन्वर्टेबल पेपर मनी। फिएट या इनकन्वर्टेबल में दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द एक्चुअल मनी। नाउ अनदर टाइप ऑफ मनी इज एक्सेप्टेबल मनी, जिसमें कि आता है हमारा लीगल टेंडर मनी, जिसको कि लीगल अप्रूवल मिलता है। इट मीन्स व्हाट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has authorized this money to be used as the standard of deferred payments and a medium of exchange. So the acceptance to this type of money is mandatory. Okay, now इसमें भी लीगल टेंडर मनी क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, दिस इज नोन एज द लीगल टेंडर मनी। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर एंड द सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नाउ लिमिटेड लीगल टेंडर बेसिकली होते हैं कॉइन्स, एक वैल्यू है कॉइन्स की, ठीक है, जिसके ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अप टू अ सर्टेन लिमिट इट कैन बी एक्सेप्टेड, सच एज कॉइन्स कैन बी कॉइन्स इन इंडिया अप टू 1000 रुपीज के कॉइन्स आप दे सकते हो। इट इज लीगली, द पर्सन हु इज रिसीविंग दिस 1000 रुपीज कॉइन is legally bound to accept that 1000 rupees in terms of coins। coins में उसको उतने मिनिमम 1000 रुपीज उसको लेने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, देयर इज नो एनी लिमिट, सच एज जो करेंसी नोट्स होते हैं हमारे, दीज आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर। नेक्स्ट इज बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, द मनी दैट इज ऑपरेटेड बाई बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सच एज चेक। चेक में क्या होता है, फिजिकल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, ट्रांसफर विदाउट फिजिकल मनी होता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, दिस इज अ प्री पेमेंट टूल, पेमेंट होने से पहले ही जो है वो पेमेंट की जाती है। देन देयर इज ट्रैवलर्स चेक, दिस इज पेबल एट एनी ब्रांच अक्रॉस द कंट्री। देन देयर इज पोस्टल ऑर्डर व्हेन द मनी इज सेंट बाय पोस्ट। समझ आ गया, बेसिक था ये। देन देयर इज क्रेडिट मनी, इसमें क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एंड हुंडी, ठीक है, विच इज अ मिडेवल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि क्रेडिट पेमेंट के लिए क्रेडिट में मनी किसी को देना है, इसके लिए ये दो प्रोडक्ट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड इन द कमर्शियल फर्म्स राइट नाउ एंड हुंडी, दिस वाज यूज्ड इन द मिडेवल इंडियन कंटेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मनी, अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं, दिस इज द डिजिटल और द क्रिप्टो मनी सच एज बिटकॉइन, दिस इज अ डिजिटल करेंसी। ओपन सोर्स प्रोटोकॉल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होते हैं, दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द बिटकॉइन, बट इट हैज नो लीगल बैकिंग। जैसे हमने पहले देखा था ना, कोई भी मनी प्रिंट होता है तो उसके पीछे उसका फिजिकल बैकअप होता है विद द सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में आरबीआई के पास फिजिकल बैकअप होता है, बट ये बिटकॉइन इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं है एंड इसीलिए बैन भी है इंडिया में, बिकॉज इसके पीछे कोई लीगल एंड कोई फिजिकल बैकअप नहीं है। दिस इज अ जस्ट अ वर्चुअल करेंसी दैट इज मेड थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज वाई इस करेंसी का ना कोई बैकअप नहीं होता है एंड दिस इज द प्रॉब्लम, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी डिजिटल करेंसी में। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योर ट्रांजेक्शंस, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मनी। नेक्स्ट अब बात करते हैं मनी सप्लाई क्लासिफिकेशन दैट वाज मेड बाय आरबीआई इन द ईयर 1977।
सबसे पहले तो है M0, दैट इज द रिजर्व और द हाई पावर्ड मनी। अब रिजर्व एंड हाई पावर्ड मनी में करेंसी इन सर्कुलेशन which is in the forms of coins plus notes, the currency that is in circulation plus bankers deposit with RBI, जो बैंकर्स ने मनी डिपॉजिट किया है आरबीआई के पास, क्योंकि आगे हम आने वाले पार्ट में ही देखेंगे, अभी देखेंगे कि बैंकर्स हैव टू मेंटेन सम अमाउंट ऑफ मनी विद द आरबीआई। ठीक है, ये सीआरआर के थ्रू मेंटेन होता है, एसएलआर के थ्रू, बहुत सारे यहाँ पे मेट्रिक्स होते हैं जिसमें कि बैंकर्स को सम अमाउंट ऑफ मनी they have to deposit it with the RBI and other deposit with RBI, these are included in M0. Now M1 is narrow money। अब एक बात आप यहाँ पे समझ लो कि जैसे जैसे we will increase from M1 to M4, the liquidity will be highest in M1 and M4, जाते जाते liquidity जो है वो कम होते जाएगी। इट मीन्स दैट M1 में जितने भी कंपोनेंट्स हमारे इंक्लूडेड होंगे, दिस इज हॉट मनी और इट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ये तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बट जैसे ही हम M4 तक जाएंगे वहां पे टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है ना, जैसे आप बैंक्स में जाके फिक्स डिपॉजिट कराते हो कि 5 या 7 साल का हमें डिपॉजिट कराना है, सो ये 5 या 7 साल के बाद ही मनी में कन्वर्ट होगा, एट दैट टाइम नहीं होगा। सो दैट इज वाई M1 में आप जितना भी यहाँ पे देखोगे ना, अब वो सारा रेडिली इट इज इन द कैश फॉर्म और इट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। बट जैसे जैसे आप M4 में जाओगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू कैश इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, M1 में क्या होता है, करेंसी विथ पब्लिक है, देन देयर इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो होते हैं, दैट इज करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट्स इज बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेसमैन एंड सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल पीपल, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो या विड्रॉ कर सकते हो मनी। सो दिस इज ऑल्सो रेडिली विड्रॉ एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब M2 में आ गया M1 नैरो मनी, तो ये तो सारा है ही इंक्लूड। नाउ अब आ गया सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सो दिस इज ऑल्सो वेरी लिक्विड। M3 इज ब्रॉड मनी। अब इसमें M1 आ गया एंड इसके अलावा टाइम डिपॉजिट आ गया। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या, दैट इज फिक्स डिपॉजिट एंड दैट इज FD RD। ठीक है, दिस इज ब्रॉड मनी। देन M4 में क्या आ गया, M3 तो आया ही, इसके साथ में ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। अब M2 में आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट है दिस इज ओनली इंक्लूडेड, बट M4 में ऑल डिपॉजिट्स है। इट मीन्स दैट सेविंग्स प्लस टाइम, ऑल ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन M4 एंड M4 जो है वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है विच इज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, बेसिक चीज़ है, देखते हैं फटाफट। दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग्स, मतलब आप अपने डिपॉजिट्स को सबमिट कर सकते हो एंड आपको लोन्स मिल सकता है, प्राइमरी काम तो यही है बैंक का। देन दिस इज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। अभी जो सेवर है मतलब द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग इज मनी इन द बैंक अकाउंट, अब यही डिपॉजिट किया हुआ मनी ही तो बैंक्स लोन में देते हैं ना, तो लोन किसको चाहिए, लोन चाहिए बोरोवर को। एंड आपसे पैसा कौन ले रहा है, डिपॉजिट कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। एंड बोरोवर को लोन कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो यहाँ सेवर एंड बोरोवर के बीच में कौन सा लिंक है, बैंक ही तो है, यही स्टेटमेंट बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इनकम बेस्ड ऑन नेट इंटरेस्ट स्प्रेड, दैट इज लेंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट। अब क्या है, अब ये बैंक्स की इनकम क्या होगी, लोन्स पे वो इंटरेस्ट लेते हैं एंड डिपॉजिट्स को, डिपॉजिटर जिसने पैसा डिपॉजिट किया है उनको भी वो इंटरेस्ट देते हैं। लोन का इंटरेस्ट 12% है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मानते हैं 7% है, तो ये 5% क्या है,
इनकम बेस्ड ऑन द नेट इंटरेस्ट रेट, दिस इज द इनकम ऑफ बैंक्स, ऐसे ही बैंक्स इनकम करते हैं अपनी. नाउ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, lending money, financially, these are the financial intermediation between the borrowers and lenders. Easy payment and withdrawal, borrower जाके डिपॉजिटर जाके पेमेंट कर सकता है सेविंग के लिए, बोरोवर जो है वो मनी विड्रॉ कर सकता है. रिस्क मैनेजमेंट है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज द मनी, द आइडल मनी ऑफ द बोरोवर इज अगेन गिवन टू the money that is deposited is again given to the borrower, so the money circulation goes on. मनी सर्कुलेशन जैसे होना शुरू होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कैसे डिपॉजिट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द डिमांड डिपॉजिट. दिस कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, 100% लिक्विड होता है. मतलब क्या, मेरे सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, मैं कभी भी जाके बैंक एक विड्रॉल फॉर्म साइन करूंगा एंड वो पैसा मैं बैंक से निकाल के ला सकता हूँ. सो दिस इज 100% लिक्विड. इसमें करेंट अकाउंट होता है, दिस आर बेसिकली यूज बाय द बिजनेसेस. एंड देन देयर इज डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा होता है, जो नॉर्मल पीपल रखते हैं, वो भी जाके किसी भी टाइम निकाल सकते हैं. देन देयर इज टाइम डिपॉजिट, दैट इज विड्रॉन आफ्टर मेच्योरिटी. सो ये क्या होता है, ये फिक्स डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट. 3 टाइप्स के अकाउंट होता है. अब एफडी क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा 50,000 की एफडी कराई है तो 2 साल के बाद हमें 55,000 मिलेगा. पहले पैसा आप बिफोर 2 ईयर्स नहीं निकाल सकते हो, बट अगर आप निकालते हो तो आपको पेनल्टी लगती है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज टाइम डिपॉजिट, ये टाइम बाउंड है. आरडी और रेकरिंग डिपॉजिट में भी वही होता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उसके पहले आप पैसा आपको नहीं मिल सकता. सो दीज आर ऑल विद द टाइम डिपॉजिट. देन यहाँ पे अलग द अदर डिपॉजिट्स आर डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये भी सारे टाइम डिपॉजिट्स ही होते हैं. अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1717, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, क्योंकि 1773 के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल था, मद्रास था एंड बॉम्बे था. ठीक है, सो ये 3 प्रेसिडेंसीज के लिए 3 प्रेसिडेंसीज बैंक होते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. देन देयर इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज मर्ज्ड विद द 3 प्रेसिडेंसी बैंक, 1921 में मर्ज किया गया इसको. पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, इट वॉज फर्स्ट बैंक टू बी रन कम्प्लीटली बाय इंडियंस. देन आरबीआई स्टार्ट हुआ, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1935. एक्ट क्या था आरबीआई का, 1934 का एक्ट था. आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में हुआ. अब ये इंपीरियल बैंक, जिसको कि पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक में मर्ज किया गया, लेटर इट वॉज नोन एज द एसबीआई. 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ. एंड देन अवध कमर्शियल बैंक 1881 में फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस बना. एंड देन बैंकिंग का एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली 1939 टू 1946 में हुआ. ठीक है, दिस वाज द बेसिक आउटलाइन. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया. इंडिया में कौन से टाइप्स के बैंक हैं. सबसे पहला तो सेंट्रल बैंक है, विच एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, दिस इज आरबीआई एंड इट इज ऑल्सो द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया. देन आए हमारे कमर्शियल बैंक्स. अब कमर्शियल बैंक्स में 3 टाइप के कमर्शियल बैंक हैं. एक तो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स which are mentioned in the second schedule of the RBI Act of 1934 एंड जिसमें मिनिमम कैपिटल जो होता है वो 5 लाख होना चाहिए. अब ये 5 लाख तो आप बोलोगे इतना कम है, इतने में कोई बैंक कैसे बना सकता है इतने कम पैसों में. सो दिस इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, ये हमारे हाथ में नहीं होता. ठीक है, बस शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं विच इज मेंशन्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट. अब नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होंगे, those banks who are not mentioned in the second schedule. ठीक है, then there are banks that are based on ownership. इसमें आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स आर होल्डेड बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स 51% तो मिनिमम गवर्नमेंट की होल्डिंग रहती है इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स.
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट एंटिटी ओन्स द मेजॉरिटी स्टॉक, इट मीन्स 51% जो है स्टॉक्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। देन देयर इज फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक मतलब क्या? Those banks which have their headquarter in other nations and the branches in India, these are the foreign banks। ठीक है, 3 टाइप के बैंक्स हो गए। नेक्स्ट देयर इज कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें कि स्टेट का लॉ स्टेट लॉ से ये गवर्न होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से गवर्नर होते हैं, विच मतलब कुछ यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स मल्टी स्टेट से गवर्न होते हैं। ओके, सो कोऑपरेटिव बैंक गवर्नड बाय द स्टेट लॉ, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स देते हैं। देन देयर इज अ 3-tier सिस्टम। टीयर 1 में देयर आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, टीयर 2 में है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड टीयर 3 में है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ दिस इज द लोएस्ट लेवल, जो कि ग्रास रूट लेवल्स पे लोन प्रोवाइड करता है। DCCB ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे प्रोवाइड करता है एंड स्टेट के लेवल पे देयर आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अनदर टाइप इज लैंड लोकल एरिया बैंक्स, ओके, विच मोबिलाइजेज द रूरल सेविंग्स, बेसिकली रूरल पीपल के लिए होता है एंड इट इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। देन देयर इज RRB, दैट इज द रीजनल रूरल बैंक्स। इसका फोकस होता है रूरल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज में एंड मिनिमम 50% यहाँ पे ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की। देन देयर इज स्पेशलाइज्ड बैंक। अब नाम ही इसका स्पेशलाइज्ड है, इट मीन्स कि सर्टेन पर्पसेस को ये सर्व करता है। जैसे कि मुद्रा बैंक है, 2015 में मुद्रा स्कीम वाज लॉन्च्ड। सो मुद्रा बैंक्स हैं जो कि लोन्स देता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC फॉर MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको लोन देने का काम करता है मुद्रा बैंक। देन देयर इज SIDBI, दैट इज लोन फॉर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज फॉर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, SIDBI प्रोवाइड करता है। देन देयर इज EXIM, विच इज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, which provides loan for the foreign trade and import export. Then there is NABARD, which is there for the financial support for rural and agricultural development. So these are the types of the specialized bank. Then there is small finance bank. Small finance bank क्या करते हैं? माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, स्मॉल फार्मर्स को लोन देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को लोन देते हैं। देन देयर इज पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक अभी रिसेंटली आया है, आपने देखा होगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक था जो कि अब बंद हो चुका है। ओके, RBI ने कंसेप्चुलाइज किया था जिसमें कि डिपॉजिट की लिमिटेड होती है 1 लाख, बट जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो लोन और क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, वो बस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे कैन नॉट लेंड द मनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैंक नेशनलाइजेशन एंड मर्जर। सो 14 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स को सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था 1969 में। देन 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। सो इन 1980 टोटल 20 नेशनलाइज बैंक्स थे। देन न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया PNB के साथ 1993 में। सो द नंबर ऑफ PSB रिड्यूस टू 19। अगेन 2017 में SBI को मर्ज किया गया। 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ SBI वेयर मर्ज्ड विद द भारतीय महिला बैंक। इन सभी को SBI में मर्जर कर दिया गया। रिसेंटली 2019-2020 में विजया देना बैंक वॉज मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक विथ PNB, सिंडिकेट विथ कैनेडा बैंक, आंध्रा विद द यूनियन बैंक। एंड अभी की मैं बात करूं तो PSBs हमारे पास 12th हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, दैट इज DSIB। अब इसका डेफिनेशन होता है, दीज आर वेरी बिग बैंक्स, दीज आर टू बिग बैंक्स, दीज आर टू बिग टू फेल। ओके, बेसिकली 2% ऑफ GDP जिन भी बैंक्स की हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है एज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो 3 बैंक्स हैं इंडिया में जिसको DSIB बोला गया है, दिस इज द SBI, ICICI एंड HDFC बैंक। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब दीज ऑफर सर्विसेज बट लैक द बैंकिंग लाइसेंस। दीज कैन नॉट टेक ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस ये लोन्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड, माइक्रो लेंडर्स।
टाइप्स ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। अब एनबीएफसी किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं, ठीक है। ये पेंशन के सेक्टर में भी हो सकती हैं, ये इंश्योरेंस के सेक्टर में भी हो सकती है, एंड बैंकिंग के भी सेक्टर में हो सकती हैं। अब जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड है एनबीएफसीज, दिस डायरेक्टली कम्स अंडर आरबीआई, ये डायरेक्टली आरबीआई के अंडर आती हैं, इनको गवर्न आरबीआई करता है। सिमिलरली जो भी इंश्योरेंस सेक्टर्स की हैं, ये इनको डायरेक्टली गवर्न करता है हमारा आईआरडीएआई। सो बैंकिंग से रिलेटेड एसेट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये एनबीएफसीज के हैं विच आर गवर्नड बाय द आरबीआई। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही अभी हम अब यस लेट्स नाउ स्टार्ट दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ let us see what is RBI, what are its functions. So RBI is the supreme monetary and banking authority in India. It is also known as the bankers of the bank. It was established via the RBI Act of 1934 and it is a statutory body. अगर आपसे पूछेंगे nationalize कब हुआ, तो RBI was nationalized in 1949. Originally, headquarter was in Kolkata, but it was later shifted to Mumbai in 1937. So presently, headquarter RBI ka is in Mumbai. Next, what are the key functions of the RBI? Now, this is a bank of issue. It means that it has the exclusive rights to print all the currency, ठीक है, and coins. So RBI issues all the notes except rupees 1 rupee note and coin. Now this is issued by the government of India. This is the RBI is the custodian and manager of the foreign exchange. Although direct intervention नहीं है RBI का foreign exchange को manage करने में, but indirectly the responsibility to manage the foreign exchange rests with the RBI. It is the banker and the debt manager to the government. आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जो भी सरप्लस हुआ आरबीआई को, this he transfers to the government. So this is what it does. Also the RBI provides the loans to the government. It takes care of the treasury bills. It takes care of the sovereign bonds, ठीक है, which are issued by the government. So RBI is banker and debt manager of the government. Now it orders the banker to keep it is the banker to the banks. The banks are required to keep CRR, that is it is a minimum amount of the net demand and time liability that an bank has to submit with the RBI. It manages the monetary policy, credit control. It is a financial regulator. It regulates commercial bank, NBFC, RRBs, ये हमने देखा है. Provides a representative role. Members of IMF, World Bank में अपने members को भेजता है. So it also has a representative role. Central clearance and account settlement of the banks, developmental role है. The RBI set up the IDBI, SIDBI, NABARD, ठीक है. All of this falls under the control. NABARD का हालांकि the control has been transferred to the government of India. Still जब ये form हुआ था 1984 में, उसके बाद it was under the supervisory control of the RBI only. Also promotional roles, consumer protection, financial inclusion में it plays an important role. Now the most important thing that the RBI takes care of monetary policy. Now what is the objective of monetary policy? It is there for price stability while ensuring the growth in the economy. So this monetary policy is determined by the Monetary Policy Committee. अब ये MPC है, that is Monetary Policy Committee is a 6-member committee जिसमें कि RBI governor is the ex officio chairman. देन MPC का काम होता है क्वांटिटेटिव टूल्स को यहाँ पे मैनेज करना. अब ये क्वांटिटेटिव टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो. नाउ दिस इज द कैश परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइप लायबिलिटी विच इज केप्ट विद द RBI. मतलब कि बैंक्स को ये अमाउंट
सबमिट करना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। एंड वेन एवर देयर इज इन्फ्लेशन होती है मार्केट में, देन द आरबीआई इट इंक्रीजेज द सीआरआर, जिसमें कि क्या होगा, पहले मान लेते हैं सीआरआर 2% था, अभी इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गई, सो आरबीआई ने सीआरआर का रेट 2% से इंक्रीज करके 5% कर दिया। इट मीन्स अगर मान लेते हैं पहले 2 रुपीज जो है वो बैंक्स आरबीआई के पास रख रहे थे, अब उनको 5 रुपीज रखना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि बैंक्स विल बी लेफ्ट विथ अ लेसर अमाउंट, सो बिकॉज दे आर लेफ्ट विथ अ लेसर अमाउंट, लोन्स जो वो प्रोवाइड करेंगे उसमें कमी आ जाएगी। अभी इन्फ्लेशन होगा और अगर लोन्स कम मिलेंगे तो द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर विल रिड्यूस, परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो वहां से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ठीक है। दिस इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दिस इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल विच इज केप्ट बाय द बैंक एज लिक्विड एसेट, कैश, गोल्ड एंड जीसेक। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक्स अपने पास ही मेंटेन करते हैं, बट सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है। Then this is bank rate. Now this is a rate for long-term borrowings to clients and it is used as a penalty rate. This is also used to control the inflation. Then there is repo rate or policy rate. Now this is rate for short-term borrowing by bank from the RBI via mortgaging GSEC. तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, सो ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा एंड लोनेबल अमाउंट कम होगा, इन्फ्लेशन विल रिड्यूस। Again, there is open market operation. This is the sale and purchase of the government security to influence liquidity. फिर आता है हमारा liquidity adjustment facilities. Now, this is to influence the short-term credit liquidity, and repo rate and reverse repo rate are a part of liquidity adjustment facility. फिर है long-term repo operation. This injects long-term liquidity at a lower interest, जिसमें 1 to 3 years की मेजोरिटी होती है। नाउ व्हाट आर द क्वालिटेटिव टूल्स, दिस इज क्रेडिट रैशनिंग। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोन्स का अमाउंट यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि इससे ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं देंगे। देन देयर इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें डिफरेंसेस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू एंड लोन ऑफर्ड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, आरबीआई ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिसाइड करता है। देन देयर इज मोरल सुएशन। अभी आप जैसे देखते होंगे कि आरबीआई के गवर्नर किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ से वो रिकमेंड करते हैं कि बैंक्स को क्या करना चाहिए। सो मोरल सुएशन इसी को बोलते हैं। दिस इज टू परसुएट बैंक टू एडवांस क्रेडिट इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देन देयर इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स 1% ऑफ द टोटल लेंडिंग जो है वो पुअरेस्ट पीपल को किया जाना चाहिए फॉर एडिक्वेट क्रेडिट रैशनिंग। डायरेक्ट एक्शन, जो बैंक्स नॉन कंप्लायंट हैं विच आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आरबीआई, उनके ऊपर में यहाँ पे पेनल्टी को इम्पोज करना। देन देयर इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नॉर्म्स या फिर लोन्स देने में अगर किसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज टेकन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, चेक फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, दिस इज ऑल्सो अ वे। नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड कमेटी की बात करें तो जियोपोरिया कमेटी 1990 में फॉर्म हुई थी फॉर इम्प्रूविंग द कस्टमर सर्विस। इट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम इन 1995। देन केम द नरसिम्हम रिपोर्ट इन 1994, जिसमें 4th ईयर ऑफ बैंकिंग, एसेट क्लासिफिकेशन एंड एसेट कंस्ट्रक्शन फंड की बात की गई। Narsimham Committee second report came in 1998, aimed to strengthen banks, narrowing banking for the weak banks, raising the capital adequacy ratio, review of banking laws, इसका टारगेट था। दामोदरन कमेटी 2011 for customer services and grievance redressal, then Usha Thorat Committee 2011 में for the higher capital norms for NBFC and asset classification for the banks, MV Nair Committee in 2011 to re-examine the priority sector lending classification, Urjit Patel 2014, Nachiket Moore 2013, PJ Nayak 2014 and Bimal Jalan 2014। अब इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन कमिटीज़ का क्या काम था।
अदर बैंकिंग स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बेजल्स नॉर्म्स होते हैं। नो ये बेसल नॉर्म को डिटरमाइन करता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स विच इज़ बेस्ड इन जिनीवा। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर, जिसमें कि 30,600 करोड़ ऑफ स्ट्रेस एसेट को कंप्लाई करने का यहाँ पे टारगेट था। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ देयर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। देन मुद्रा बैंक आया 2015 में टू गिव द लोन टू माइक्रो एंटरप्राइजेज। इंद्रधनुष स्कीम 2015 में, इट इज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग रिफॉर्म, जिसमें 7 की रिफॉर्म्स की बात की गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो चेयरमैन होती हैं, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द रघुराम राजन कमेटी ऑन 2008। ओके, सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन एंड कंट्रोलिंग मेजर्स, ये हम जो है ये एक अलग से वीडियो बना लेंगे इन्फ्लेशन पे, एंड वी विल इंक्लूड दिस इन दैट ओनली। ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।